मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के 5वें पाठ अम्ल, क्षारक तथा लवण इसका अध्ययन करते हैं बच्चों। अम्ल, क्षारक और लवण जो है बच्चों, यह तीनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह हम पिछली कक्षाओं में भी बच्चों पढ़ चुके हैं। जैसे हमने देखा कि खट्टे कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो खट्टे तथा अन्य कुछ कसैले स्वाद वाले होते हैं तथा चिकने स्पर्श वाले होते हैं। इन पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि इनमें क्रमशः अम्लीय, क्षारीय घटक होते हैं। यह पिछली कक्षा में हमने बच्चों देखे पढ़ चुके हैं। लिटमस पेपर के सहायता से इनका पीएच मापक के द्वारा हमने इसका अध्ययन किया कि किस प्रकार से इनमें क्या होते हैं, कुछ अंतर पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया है कि आयनिक यौगिकों के माध्यम से, आयनिक यौगिकों के अणु के दो घटक होते हैं। केटायन होता है, इसे धनात्मक आयन कहते हैं, और एक होता है बच्चों क्षारीय मूलक जिसे बोला जाता है। दूसरा होता है बच्चों एनायन, इसे ऋणात्मक आयन कहते हैं, यह अम्लीय होता है। तो जो धनायन होता है यह बच्चों क्या होता है, क्षारीय होता है, और जो ऋणायन होता है वह क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इन आयनों पर विपरीत आवेश होने के कारण इनमें आकर्षण बल कार्यरत होते हैं, इसे आयनिक बंध कहते हैं। और हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि केटायन का एक धनावेश तथा और एनायन का एक ऋणावेश, इनके बीच का आकर्षण बल एक आयनिक बंध होता है। तो देखिए इसमें बच्चों देखिए दिया गया है आयनिक बंध किस प्रकार से होते हैं। तो स्थिर विद्युत का अध्ययन करते समय हमने देखा कि प्राकृतिक रूप से किसी भी पिंड की प्रवृत्ति विद्युत आवेशित स्थिति में उदासीन स्थिति को की ओर जाने की होती है। ऐसी होते हुए भी विद्युत दृष्टि से संतुलित अवस्था उदासीन परमाणु के आवेशित आयन कैसे निर्मित होती है, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण से इसका स्पष्टीकरण होता है। यह हमने करके देखा है बच्चों। जिस प्रकार से हमने देखिए बताया कि कोई भी पदार्थ जो होता है वह किसी परमाणु से उनका निर्माण हुआ रहता है, द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, और उनके माध्यम से बच्चों जिस प्रकार से एक किसी भी पदार्थ में नाभि में जो पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, जो नाभि होती है उसमें परमाणु जो पाए जाते हैं वह धनायन होते हैं। आसपास जो इसके इलेक्ट्रॉन आसपास जो होते हैं वह क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। ऋणायनों की संख्या जब बढ़ती चली जाती है तो वह किसमें, धनायन में परिवर्तित हो जाता है। ये हम पिछली कक्षा में बच्चों पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसी चीज़ का बच्चों जो है इसमें जिक्र किया गया है। आयनिक यौगिकों का वियोजन किस प्रकार से किया जाता है। जब आयनिक यौगिक पानी में घुल जाता है तब उसका जलीय विलयन बनता है। ठोस आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे से आबद्ध होते हैं। जब कोई आयनिक यौगिक पानी में घुलने लगता है तो पानी के अणु यौगिक के आयनों के बीच जाकर उनमें एक दूसरे से अलग करते हैं, अर्थात जलीय विलयन बनते समय यौगिकों का वियोजन होता है, यानी वे अलग हो जाते हैं बच्चों। आगे बच्चों विलय में अलग हुए प्रत्येक आयन के चारों ओर से पानी के अणु घेर देते हैं। इस स्थिति को दर्शाने के लिए प्रत्येक आयन के संकेत को दाईं ओर रख लिया जाता है। अर्नियस का अम्ल का जो है बच्चों जो है अम्ल तथा क्षारक का जो सिद्धांत है, उन्होंने ईस्वी सन 1887 में स्वीडिश वैज्ञानिक अर्नियस ने अम्ल तथा क्षारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में अम्ल तथा क्षारक की परिभाषा दी गई। अम्ल की परिभाषा उन्होंने बताया कि अम्ल का अर्थ है ऐसा पदार्थ जिसके पानी में घुलने पर उसके विलयन में H यानी हाइड्रोजन जो होगा वह क्या होगा, धनायन होगा। एकमात्र केटायन बनते हैं। इसमें देखिए करके बच्चों बताया है, इसको आप पूर्णतः देखिए, समझने की कोशिश करिए। क्षारक को उन्होंने क्या बताया, क्षारक का अर्थ है ऐसा पदार्थ जो पानी में
घुलने पर उसके विलयन में केवल OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन यानी एनायन बनता है, यानी यह पानी में घुलने के बाद इसको दर्शाया गया। तो बच्चों अगले वीडियो में हम आपको अम्ल तथा क्षारकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।